तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस सेट AEDU प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन तुगलक ने युद्ध किया था। तो किसके साथ युद्ध किया था? तो यह जो है तिरहुत के राजा, ठीक है। तिरहुत जो रेंज है अभी वर्तमान बिहार में है, जिसमें कि जो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब जो क्षेत्र है ना तिरहुत रेंज में ही आते थे। तो तिरहुत के राजा के साथ 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन तुगलक ने युद्ध किए थे। नेक्स्ट है कि राजकोष के घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? तो फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है कि जो बजट घाटा का योग है, ठीक है, और सरकार का जो ऋण है प्लस सरकार की जो देयताएं हैं, ये टोटल जब ऐड करते हैं तो राजकोष के घाटा आते हैं। जबकि जो कुल व्यय माइनस जो कुल प्राप्ति है, यह क्या है? बजट घाटा को बताता है। जबकि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति यह जो है राजस्व घाटा को बताता है, ठीक है। और अभी वर्तमान में भारत के राजकोष से घाटा कितना है? 4.4% पूरे GDP का। जो राजस्व घाटा है वह कितना है? 1.5% होने का अनुमान है। उसके बाद प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% और प्राथमिक घाटा 0.8%, ठीक है। प्राथमिक घाटा किसको बोलते हैं? कि जो राजकोष से घाटा होते हैं उसमें ब्याज अदायगी को माइनस किया जाता है, उसे प्राथमिक घाटा बोलते हैं। भारतीय संविधान के जो प्रथम अमेंडमेंट एक्ट आए थे तो वह 1951 में आए थे। तो 1951 में संशोधन करके आर्टिकल 31 का A और 31 का B को 9th शेड्यूल में भी जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के समय सीमित की जा सकती है? तो पहली बार जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो वो 1 महीने की रहती है, बट अगर संसद से अनुमोदन मिल जाता है तो वह 6 महीने के लिए विस्तार की जाती है। और 6 महीना के बाद पुनः आगे बढ़ाने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि निकोलस कोपरनिकस ये क्या थे? यह एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे और इनके अनुसार जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इसने 1543 में कोपरनिकस की जो किताब है लिटिल कमेंट्री, उसमें ये प्रकाशित किए थे। तो यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है? तो उत्तराखंड जैसा कि जानते हैं कि बॉर्डर टच करती है, तो उसमें है ना अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा टच नहीं करती, बाकी उत्तराकाशी, चमोली है ना, ये उसमें टच करती है। बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा जिनको धरती आबा के नाम से भी जाने जाते हैं, और इन्होंने मुंडा विद्रोह जो है लगभग 1895 से 1900 तक किए थे। और यही बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को सोते हुए जो है ना जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनकी जो मृत्यु है जून 1900 में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? रांची के सिंहभूम क्षेत्र में। बिहार का जो डालमिया नगर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूंकि डालमिया नगर सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये रेशम की बात करें तो रेशम उद्योग हो चाहे सूती वस्त्र उद्योग, वह भागलपुर से संबंधित है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के लिए अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी, और राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का भी लेखन किए थे। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और अगर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 है, ठीक है। और ये जो बिहार का क्षेत्रफल है तो टोटल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, और क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का 13वां स्थान है, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर तीसरा है। अभी देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से बिहार का जो स्थान है उसमें बिहार का निम्नलिखित कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जिला है शिवहर, जिसका
443 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अरवल आता है 637 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद शेखपुरा 689 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। और सबसे जो यानी सर्वाधिक बड़े क्षेत्रफल वाला जिला अगर की बात करें तो पश्चिमी चंपारण 5229 वर्ग किलोमीटर का है। नेक्स्ट है कि 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन थे? तो शेर खां थे। सूर साम्राज्य का जो स्थापना शेर खां ने किए थे, ठीक है। उन्होंने नुहानी वंश का खत्म करके शेर वंश की स्थापना किए थे। और यह जो हुमायूं के जो मुगल शासक हुमायूं हैं उनको 2 बार यानी 1539 और 1540 में हराया था। उसके बाद सूर साम्राज्य की स्थापना की और शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में कलिंजर किले की वजह से हो गए थे। नेक्स्ट है कि पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। किसमें वर्णित है? तो यह जो है मुगल बादशाह जो शाहजहां थे उनके दरबारी इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है, अब्दुल हामिद लाहौरी की एक पुस्तक जो लिखे हैं बादशाह नामा, उसमें पंचायत की जागीर को बिहार के अधीन एक भाग के रूप में दिखाया गया है। बादशाह नामा को मुगल जो बादशाह है उसके शासनकाल का प्रमाणिक इतिहास भी माना जाता है, जिसमें शाहजहां का संपूर्ण वृत्तांत उनसे जानकारी मिलती है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह रोहतास जो जिले हैं उनमें सासाराम में स्थित है। और इसके जो वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, वह मीर मोहम्मद अलीवाल थे। और यह अष्टकोणी मकबरा है और एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। 2023 में किस देश के सर्जन ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय मानव में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किए? तो इसमें जो है मेरीलैंड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं, उन्होंने ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किए। और अगर पहली की बात करें तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहली बार मानव से मानव में हृदय ट्रांसप्लांट कराए थे। क्रिप्टोकरेंसी किस टेक्निक का यूज करते हैं? तो ब्लॉकचेन टेक्निक का। तो ब्लॉकचेन टेक्निक क्या है कि एक सेंट्रलाइज्ड जो है ना एक बही खाता है, जिसमें जो भी एक्सचेंज करते हैं यानी विनिमय से संबंधित जो भी जानकारी है उसको कूटबद्ध तरीके से एक ब्लॉक यानी छोटे छोटे पैकेट के रूप में उसमें सुरक्षित करते हैं। इसलिए ब्लॉक यानी खंड खंड में करते हैं और उसका एक श्रृंखला होती है, इसलिए ब्लॉक प्लस चेन यानी ब्लॉकचेन हो गया। इसमें एक बार किसी भी लेन देन का दर्ज होने के बाद ना ही इसे एडिट कर सकते हैं ना ही इसे हटा सकते हैं, ठीक है। अभी दुनिया भर में देखते हैं तो 1500 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी प्रचलित है। और अभी देखते हैं कि करंट अफेयर में आता है कि भूटान एक ऐसा देश है जिसने पर्यटन को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भुगतान को अलाउ किया गया है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे जो फेसबुक है उसके द्वारा जो घोषित लिब्रा के अतिरिक्त बिटकॉइन है, एथेरियम है, ये सब क्रिप्टो करेंसी अभी प्रचलन में चल रही है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न से किस में दिखता है? तो यह जो है दात्र कोशिका अरागता, इसे ही सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। यह एक जेनेटिकली विकार है जो बीटा ग्लोबिन जीन में परिवर्तन के कारण होता है और जिसे हेमोग्लोबिन एस भी कहा जाता है, ठीक है। किस पेड़ की उम्र की गणना की जाती है? किसी पेड़ की उम्र की गणना कैसे करेंगे? तो जमीन से 1 मीटर ऊपर जो उसका मोटाई है, गर्थ है, उसको नाप करके हम लोग उसकी एज को पता करते हैं। नेक्स्ट है कि पौधे के तने क्या सपोर्ट करती है? तो तना जो है वह पौधे को पहला नंबर तो आकार देती है जिससे कि पानी पत्तियों तक पहुंच सके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से हो सके और पौधा दृढ़तापूर्वक खड़ा हो सके। इसके अतिरिक्त तना जो है ना भोजन को स्टोर भी करती है। और अगर डेजर्ट जो पौधे हैं उसकी तना तो प्रकाश संश्लेषण इवेंट करते हैं क्योंकि पत्तियां उसमें होती नहीं है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधे मिट्टी में जो है ना नाइट्रोजन की जहाँ कमी रहती है वहाँ पे उगते हैं और कीटों का ही भक्षण करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अगर देखें तो पीचर प्लांट, वीनस फ्लैट्रैप, कोबरा लिली, सनडेंड्रूज, ये सब कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं। अब देखते हैं ब्रायोफाइटा। अभी देखिए कि एक आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा क्या है? सबसे बड़ा समूह है। ब्रायोफाइटा क्या है? उभयचर है और यह एक नमी वाले स्थानों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें संवहनी ऊतक की भी कमी रहती है। तो अगर यहाँ पे बीजाणु मातृ कोशिका अगर कहेगा तो वो
द्विगुणित होती है, लेकिन अगर सिर्फ कहेगी ब्रायोफाइटा में बीजाणु कैसी होती है तो वो अगुणित होती है। ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का जो उपयोग करेगी, और यह क्योंकि जल में घुलनशील भी होता है और इसका तो टेस्ट मीठा होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म जैसा कि जानते हैं कि यह क्या है, पादप कोशिका के कोशिका भित्ति के अंदर एक जालीनुमा या अर्धतरल पदार्थ होते हैं जिसे ही जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और यह संरचना जल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस पदार्थों से बनी होती है। यह अच्छा क्वेश्चन है एक। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जल का सबसे ज्यादा होता है और जल का विशिष्ट उष्मा भी सबसे ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दो रंगहीन गैस, ये 25वां नंबर एक अच्छे क्वेश्चन है कि दो रंगहीन गैसों का मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग का गैस बनती है, वो गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3, और इसे जो है एल्युमिनियम भस्म ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो दृष्टि संबंधित उपकरण, घरों के जो घड़ी के क्रिस्टल होते हैं और जो सेमीकंडक्टर का डिपोजिशन करने में भी रूबी का इस्तेमाल किया जाता है। हंसने वाली गैस तो नाइट्रस ऑक्साइड ही है। इमली टार्टरिक एसिड, ठीक है। चींटी में मेथनोइक एसिड रहते हैं, और लैक्टिक एसिड दूध दही में होते हैं। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है? अब देखिए लोहे क्या है, Fe प्लस अगर 2HCl अगर रिएक्शन करेगी तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो फेरिक क्लोराइड तो हो गया, अब प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। 30 में क्या है, किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? अभी देखिए कि रक्त जो होते हैं ना उसका क्या है 7.4 होता है। ठीक है। और रक्त में जो अगर प्लाज्मा की बात करें तो रक्त में चूंकि दो पार्ट होता है, एक प्लाज्मा एक ब्लड कॉर्पस्कुल्स। प्लाज्मा पूरे ब्लड का 60% होता है और ब्लड कॉर्पस्कुल्स 40%, और उसी ब्लड कॉर्पस्कुल्स में 3 भाग होते हैं, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसलिए डब्ल्यूबीसी की जो अधिक हो जाती है तो उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? तो चूंकि अगर इलेक्ट्रॉन पूरा के पूरा बॉडी से कम हो जाए तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, यानी इसमें वंचित हो जाने से, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से, वंचित होने से बॉडी धनावेशित हो जाएगी। किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे F-32/9 = C/5 से आप देख सकते हैं। अभी देखिए इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनते हैं? तो यह इंद्रधनुष जो है ना हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर विपरीत दिशा में बनेंगे तो पानी की बूंदों जो प्रिज्म के रूप में काम करती है उस पर सूर्य के प्रकाश पड़नी चाहिए, और अपोजिट रहेगा तभी प्रकाश पड़ेगी। तो प्रकाश पड़ने वाली जो सूर्य की रोशनी है आसानी से अपवर्तित हो सके, फैल सके, इससे ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है, और इसमें प्राइमरी जो रेनबो और सेकेंडरी रेनबो बनते हैं। ENT, ई मतलब आईज, ठीक है, N मतलब नोज, और T मतलब क्या हो गया, मतलब टीथ हो गया। तो ये जो है ना कान, नाक और गला जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग करती है। ENT टेस्ट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की मापन इकाई क्या है? डेसिबल है, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। जबकि वोल्टेज को वोल्ट से, करंट को एमीटर से, और पावर को वाट से देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर डेंसिटी कहता तो किलोग्राम पर घन मीटर होता, लेकिन यहाँ रिलेटिव डेंसिटी पूछा है, अपेक्षिक घनत्व। तो अपेक्षिक घनत्व क्या होता है कि किसी जो वस्तु है, किसी पदार्थ है, उसके सापेक्ष में किसी जो बेस जो मतलब अपेक्षिक घनत्व किसको बोलते हैं कि किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के रेस्पेक्ट में कैसा उसका डेंसिटी है। तो क्या है, दोनों तो यूनिटलेस हो जाएगा ना, कट जाएगा, तो इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। कि कौन सा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा की पहचान होती है? तो अमीटर से, लेकिन अगर धारा की दिशा की बात करें तो गैल्वेनोमीटर से। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है, जो कि पूरे भारत का लगभग 32% जो प्रोडक्शन होता है।
ठीक है। चावल की अगर किस्म की बात करें तो साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरयू, मैसूरी, लोनाश्री, पूसा 33, ये सब क्या है, चावल का किस्म है। लेकिन अगर गेहूं की किस्म की बात करें तो VL 829, HS 420, HS 335, ठीक है, ये सब क्या है, H1, HI 1500, ये सब गेहूं की किस्म है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 तक इम्प्लीमेंट था, उसमें समावेशी का मतलब होता है कि जो समुदाय के निचले, समाज के निचले तबके पर के जो इंसान हैं उसको भी मुख्य धारा में लाने हेतु अगर कार्य किया जाए तो उसको समावेशी विकास कहते हैं। ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 12 आया था उसमें समावेशी आर्थिक वृद्धि की बात की गई थी। ठीक है। और उस समय देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह ने, उसके समय GDP 8% से भी ज़्यादा था। और भारत को ऐसा कहा जाता है कि भारत अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो प्रत्येक साल इसे 8% GDP की रफ्तार से इसे बढ़ना होगा। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आयों का जो समंकन है वह सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा किया जाता था। तो ये चूंकि पुराना क्वेश्चन है इसलिए CSO लिया है, बट वर्ष 2019 में जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है और NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय कहते हैं, दोनों को मर्ज करके NSO बनाया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो अभी के प्रश्न में आएगा तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत का आय का राष्ट्रीय का मुख्य स्रोत अभी जो बजट में देखा गया, सर्वेक्षण में देखा गया, तो वो क्या है? अगर भारत की बात करें तो 55.3% है, जबकि बिहार का कितना है? 58.6% है सर्विस सेक्टर में योगदान। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है, स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प बेरोजगारी जो छिपा हुआ है उसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है यह मेनली कृषि क्षेत्र में देखा जाता है, जिसमें जितनी आवश्यकता है अगर उससे अधिक आ जाए तो जितना सरप्लस व्यक्ति आए हैं ना उनकी सीमांत उपयोगिता क्या है? शून्य मानी जाती है। ठीक है। इस तरह की बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। 43 में क्या है? NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 68 जो एडिशन था उसके दौर के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाना सही नहीं है। तो इसमें जो है ना ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है जिसमें BPSC ने इनमें से कोई नहीं लिया था। ठीक है, यानी सभी लिया था। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27.20 रुपया प्रति व्यक्ति जो है ना प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिभाजित किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए 33 रुपीज़। उसी तरह से भारत की 21.9% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ठीक है। तो अभी क्या है कि जो समावेशी विकास है, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, चाहे उद्योग धंधे हो, उस तरह से प्रयास करके गरीबी से बाहर निकालने में भारत सरकार ने बहुत आगे काम कर रही है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर कितना था? तो 2020 में 9.8% था, लेकिन अभी के अनुसार बेरोजगारी दर कितना है? 2024-25 के अनुसार 3.2%। निम्नलिखित में से 3 आर्टिकल 48 क्या है कि उच्च न्यायालय में भाषा के संबंधित है। तो उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग को मान्यता किसने दिया है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सिर्फ पार्लियामेंट द्वारा ही संभव है। ठीक है। इसमें क्या है कि जो संविधान के भाग 6 है उसमें आर्टिकल 214 से लेके 232 जिसमें उच्च न्यायालय से की स्थापना से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है, उसमें ही देखते हैं कि एक आर्टिकल 231 है, 231 आर्टिकल जो संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य अथवा 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। 47 क्या है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित संबोधन के साथ कर सकती है और शपथ लेने के बाद वह हालांकि 62 वर्ष तक उनको कार्यरत रहना होता है या उसके पहले भी वह सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। आर्टिकल 217(1)(a) के अनुसार राष्ट्रपति को संबोधित करके
हस्ताक्षर युक्त पत्र अपना पद त्याग सकता है उसमें। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु होना चाहिए। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद का 30 वर्ष, राज्यपाल राष्ट्रपति का 35 ईयर्स। तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसके लिए जो 84B आर्टिकल है उसके तहत उसमें उसका एज की बात की गई है। भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, ठीक है, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। और 76 का 1 ये बोलता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने की जो कैपेबिलिटी रखता हो, अर्हता रखता हो, उसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा। उसे इस महान्यायवादी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने, बोलने का अधिकार होता है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं होता है। किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल 88। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। यह आर्टिकल 109(1) यानी 109 क्लॉज 1 के तहत धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जबकि धन विधेयक का जो डेफिनेशन है 110 में आर्टिकल में डिसाइड किया गया है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ रसिया से लिया गया है और आर्टिकल 51A में ऐड किया गया है, ठीक है। और उसके पश्चात 86वां अमेंडमेंट 2002 आया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई। और इस प्रकार से टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। तो मौलिक कर्तव्य में हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य जो है ना, मतलब क्या है कि इसमें अवहेलना करने पे किसी तरह का जुडिशियल दंड नहीं दे सकता है, यह खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। 52 में क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसमें देखते हैं कि आर्टिकल जो 40 है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ग्राम पंचायत की गठन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और आर्टिकल 13 में ये बोलता है कि अगर कोई भी राज्य हो या राष्ट्र हो, अगर मौलिक अधिकार या उसके जो भी है एगेंस्ट में कुछ करते हैं तो वह शून्य माना जाएगा विधेयक। इसमें देखिए क्या है कि 155 में जो है ना राज्य का हटाना नहीं है, ठीक है। इसमें 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर या मुद्रा सहित अधिक पत्र द्वारा नियुक्त करेगा, उसकी बात करता है, इसलिए ये गलत है। 55 में क्या है कि पंचायती राज से संबंधित है। तो जो भाग है ना, सिर्फ भाग 9 है पंचायती राज से संबंधित, लेकिन भाग 9A जो है ना वह नगर पालिका से है। अब भाग 9A का जो B है वह सहकारिता समिति से संबंधित है, कोऑपरेटिव कमेटी से। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन, आंशिक निरस्त्रीकरण सिद्धांत आर्टिकल 13 में है, जिसमें कहा जाता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने की वाली जो विधियां हैं वो शून्य मानी जाएगी। और यह जुडिशियल रिव्यू के मतलब उसके अंतर्गत आते हैं। और यही शक्ति आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्राप्त है। कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो जैसा कि जानते हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, ये सब सारे आते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जाति रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर भी होती है। इस जीवन समर्थित जो तंत्र है उसको क्या बोलते हैं? पाड़ी तंत्र, ठीक है। सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा और सबसे ज्यादा अगर गर्मी आए, ठीक है, तो उसमें जैव विविधता की जो संभावना है बहुत ज्यादा होती है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन स्थलीय पृथ्वी पर अभी तक जो मौजूद सबसे पुराने वनस्पति प्रकार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं।
देखिए इसमें क्या है कि एक राष्ट्रीय उद्यान का उसका विशेषता बताते हुए बताया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में ये हो सकता है। तो यह थोड़ा सा क्या है कि डीप अंडरस्टैंडिंग होने पे ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जिसमें कह रहा है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, ठीक है, मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ का प्रजाति है, वह भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो यह नतगंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है, ठीक है। नागालैंड जो उत्तर पूर्वी राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में, और इसे इटंकी भी कहते हैं वहाँ के आम लोग, ठीक है। और 1993 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। देखते हैं कि 61 में क्या है ना कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, यहाँ लिखना होना चाहिए कि गिद्ध के संरक्षण के लिए, तो भल्चर गिद्ध के संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किसने किया, तो तमिलनाडु ने, ठीक है। क्योंकि गिद्ध जो क्या है गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्राणी है। तमिलनाडु राज्य ने सफेद पीठ वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध और लाल सिर वाले गिद्धों का मेजबानी भी करते हैं। केरल का जो साइलेंट वैली है, जिसे 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, वह संरक्षित इसलिए है क्योंकि उसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा, तो जनगणना विभाग द्वारा, और जनगणना केंद्र सरकार के अंदर यानी संघ सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है भारत के किस उत्तरी पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जनजातीय संख्या सबसे ज्यादा है कंसंट्रेटेड, तो वह कहाँ पे है, मिजोरम में। कितना है, 94.4%, जबकि नागालैंड में कितना है, 89% लगभग, और मेघालय में 85%। किस राज्य में नागरिकरण सर्वाधिक है, तो गोवा में जो है ना नागरिकरण क्या है, सर्वाधिक है, लगभग 62.17%। जबकि अगर भारत की बात करें तो 31.2% नागरिकरण है, और बिहार की बात करें तो 11.3% मात्र नागरिकरण। विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो विश्व की छत पामीर का पठार, क्योंकि पठार क्या है, पामीर का पठार जो है ना लगभग 5000 मीटर ऊंचा है, और ऐसा दिखता है कि वो जैसे कोई छत के समान दिख रहा हो। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, तो दक्षिण अमेरिका में क्या है, पंपास है, जबकि प्रेरी क्या है, यूरोप में है, ठीक है। बेल्ट है, स्टेपिज क्या है, यूरोप और एशिया यूरोप का स्टेपिज है, जबकि उत्तरी अमेरिका का प्रेरी है, घास का मैदान है। ओके, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, उसी का जो शीतोष्ण घास का मैदान है उसी को तो प्रेरी कहते हैं। अब वेल्ड कहाँ है, अफ्रीका में है, जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्राजील के पठार को कंपोज कहा जाता है उसको, ठीक है। और यह सवाना घास के मैदान के भी नाम से जाना जाता है, और वहां के जो भूमध्य रेखीय वन है उसको सेल्वा भी कहा जाता है। महासागरीय पर्पटी, देखिए महासागरीय पर्पटी किसको बोलते हैं, कि जो महासागर के ऊपरी परत को ही महासागरीय पर्पटी कहते हैं। यह 5 से 10 किलोमीटर जो है ना इसका मोटाई माना जाता है, और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। जबकि अगर महाद्वीपीय पर्पटी की बात करें तो उसमें 30 से 50 किलोमीटर की मोटाई पाई जाती है। तो महाद्वीपीय पर्पटी ज्यादा मोटी होती है, लगभग 6 गुना, जबकि महासागरीय पर्पटी कम पाई जाती है, 5 से 10 किलोमीटर ही मोटी, ठीक है। तो वायुमंडल में अब देखिए 70 नंबर जो है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और आने की प्रबल संभावना हो सकती है। इसमें क्या है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये थोड़ा। देखिए अगर कहेगा कि देखिए एक्चुअली क्या होता है, एनर्जी जो होता है ना, प्लांक्स नियम के अनुसार एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, जहां h जो है ना प्लांक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, उस रे का वेवलेंथ है। तो एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, तो यानी एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया, वेवलेंथ। तो अगर पृथ्वी जो है ना वह जिसका वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगा वो एनर्जी सबसे ज्यादा रेडिएट करेगा या रिसीव करेगा। तो लघु तरंग के थ्रू जो है ना पृथ्वी सबसे ज्यादा एनर्जी गेन करती है। अब पृथ्वी तो गेन कर लिया, ठीक है, लघु तरंग के रूप में, लेकिन गर्म होने के बाद पृथ्वी क्या है, एक विकिरण पिंड बन जाता है, और विकिरण पिंड होने के बाद जब ये रेडिएट एनर्जी फिर एटमॉस्फेयर में करती है तो दीर्घ विकिरण तरंग के रूप में करती है। इसलिए अगर पृथ्वी कहे
तो लघु पार्थिव विकिरण तरंग होगा, लेकिन पृथ्वी के बाद जब वो विकिरण रेडिएट होता है तो वायुमंडल में जब जाता है ना, तो वायुमंडल की बात करें तो वह क्या होगा, वह हो जाएगा दीर्घ पार्थिव तरंग। ओके, इसमें 71 में देखते हैं कि इसमें देखिए क्या है, पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर है, तो 71 का ए हो गया। 72 में क्या है, बृहद ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बाकी जो मंगल का तो 7वां स्थान आता है। कैमूर पठार क्या है, उसमें चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, और यह बिंद श्रृंखला का भाग है, और वही बिंद पर्वत जो कि भारत को उत्तर भारत से दक्षिण भारत से एक बीचों बीच पास करती है, और यही बिंद और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी के रूप में अरब सागर में गिरती है। अब कह रहा है कि मध्यवर्ती गंगा के मैदान के बारे में विशेषता नहीं है, तो गंगा और उसके सहायक नदी के अब्बाह क्षेत्र में स्थित है। यह 2 या अधिक राज्यों में विस्तार है, और यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये 3 ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें पूछा है नहीं, तो इसलिए ई नंबर होगा। जीटी ट्रिवार्था, जीटी ट्रिवार्था कौन है, तो अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस ट्रिवार्था ने 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। ट्रिवार्था के अनुसार क्या है, दुनिया की जो जलवायु क्षेत्र हैं टोटल 6 ही जलवायु क्षेत्र में विभाजित किए हैं, जिसमें जो एम है ना, वह जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु को एम उन्होंने डिसाइड किया है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में सामान्य घटना है, उसको मैंगो शवर्स कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम असम में, तो उसे चाय वर्षा, बंगाल में काल वैसाखी, कर्नाटक में कॉफी वर्षा या चेरी ब्लोजम कहते हैं, ठीक है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लगभग। और सबसे कम किसके साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ लगभग 97 किलोमीटर है। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण यमुना नदी द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए 79, चुंबी घाटी क्या है, तो चुंबी घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य है, जहां सिक्किम के जो जेलेपला श्रेणी है और तिब्बत की जो राजधानी लहासा तक पहुंचने का ये मार्ग भी प्रदान करती है चुंबी घाटी। जबकि अगर देखते हैं कि कश्मीर घाटी की बात करें तो बृहद हिमालय और फिर पंजाल के बीच स्थित है, वहीं पे डल झील भी स्थित है। 80 नंबर में देखते हैं कि वेदों की ओर लौटो, ये इस किसने दिया है, तो 1875 में जो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए हैं, उन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, ठीक है। और इस दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इनमें से महिला समाज सुधारक पंडिता रमाबाई कहा जाता है, और इन्होंने 1882 में आर्य महिला सभा की स्थापना भी किए थे। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने किए, तो 1881 में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र, मराठा, जो मराठा है ना, यह अंग्रेजी भाषा में है, जबकि केसरी क्या है, वह मराठी में प्रकाशित किए, ठीक है। और ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, इनका ही जो स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचनाकार है इनके, और यह उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। जबकि भारत भारती किसने लिखा है, शायद मैत्री शरण गुप्त ने लिखा है, और गीतांजलि तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और कामायनी प्रेमचंद्र ने। सत्यार्थ प्रकाश जो कि हिंदी लैंग्वेज में है, आर्य समाज से संबंधित है। यह किस महीने में पीर अली ने घटनाओं में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की, तो पीर अली जो थे ना, वह एक पटना के जो गुरहट्टा जो मोहल्ला है उसमें एक पुस्तक विक्रेता थे, और इनका अदम्य साहस के आधार पे ही वहाँ के जो कमिश्नर विलियम टेलर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक यानी आत्मकथा जो आवर क्राइसिस है उसमें उन्होंने उनके योगदान को सराहा है। 86 में बिहार में जो 21 अप्रैल 1858 में ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया, तो वीर कुंवर सिंह ने, और इसके बड़े भाई अमर सिंह ने, ठीक है। उन्होंने भी युद्ध का नेतृत्व इनके पश्चात किए थे।
1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमीशन कौन थे? तो विलियम टेलर थे। मुगल प्रशासन में मोहतसिब था। मोहतसिब लोक आचरण अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। जबकि मीर बख्शी जो है ना सेना का प्रमुख हुआ करते थे, सेना विभाग का प्रमुख। दास्तान ए अमीर हमजा, तो दास्तान ए अमीर हमजा को मीर सैयद अली ने मतलब उनकी चित्रांकित किए हैं। और हुमायूं के समय में जो है ना दो महान कलाकार थे, एक मीर सैयद अली और एक ख्वाजा अब्दुल समद। तो वही मीर सैयद अली जो है ना दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किए थे। जबकि चित्रकला का स्वर्ण युग तो जहांगीर के समय में कहा जाता है, जिसमें उस्ताद मंसूर और अबुल हसन श्रेष्ठ कलाकार थे। इसलिए उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दिए थे। इन्होंने उस्ताद मंसूर ने दुर्लभ पशु पक्षी का चित्र उकेरा करता था, जिसमें कि साइबेरिया का बिरला सारस है, बंगाल का एक पुष्प है। निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अंग्रेजों को एक व्यापार करने में मदद किए थे? तो ऐसा माना जाता है कि जब 1717 के आसपास फर्रुखसियरपुरा एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, तो उस समय जो ब्रिटिश मंडल के जो डॉक्टर हैमिल्टन थे, उसको क्या किए, इलाज सही प्रॉपर किए। और जब उनका इलाज सफल हुआ तब उससे खुश होकर के 1717 में उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट देखते हैं कि सल्तनत काल के सिक्के टांका ससगनी जीतल किस धातु के बने थे? तो चांदी और तांबा के। तो इसमें ससगनी जो है ना चांदी के सिक्के हुए करते थे, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। और टंका और जीतल का अनुपात 1:48 हुआ करता था, ठीक है। ससगनी चांदी का सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने, जबकि जो ये सब जो जीतल है टांका है, ये सब इल्तुतमिश ने शुरू किए थे। अपने सद्गुण के बावजूद रजिया सफल क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था, वो उसके शासन से नाखुश हो रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका थी और इल्तुतमिश की पुत्री भी थी। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप दिया था? तो लौह और रक्त की नीति भी बलबन ने दिया, थ्योरी ऑफ किंगशिप भी इन्होंने ही दिया। इन्होंने सिजदा पाबोस प्रथा की शुरुआत भी किया था, जिसमें सिजदा में सर झुका के दरबार आना है और पाबोस में जो बलबन है उनका पैर चूमना होता था, ठीक है। नौरोज की भी त्योहार को इन्होंने आरंभ करवाए थे। तो बर्नी कहते हैं इतिहासकार कि बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रतिष्ठा और शक्ति, ठीक है, और न्याय के सिद्धांत पर आधारित था। बलबन ने ही जो इल्तुतमिश द्वारा जो 40 सरदारों का जो एक गठन किया गया था, ठीक है, 40वां ग्रुप, उसको खत्म कराए थे। नेक्स्ट है प्रथम तराइन युद्ध जो 1191 में हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराए। और द्वितीय तराइन युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराए। और 1194 में फिर एक युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान को जो सपोर्ट किया था उसको मार गिराया गया था। प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचिकाएं हैं। और इसमें तीसरा मंडल सूर्य देवता को और नवा मंडल सोम को समर्पित है, यानी जंगल देवता को। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकी, ठीक है। और ऋग्वेद को उच्चारण करने वाले को होत्री कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित का वर्ण मिलता है? तो 7 मिलता है, जिसमें अर्धव्यो, होत्रा, ब्रह्मा, अग्निद, प्रशस्ता, नेटा, पूता, ये सब आते हैं। टोटल 7 पुरोहित का वर्ण मिलता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है? तो यह राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिला है, उस घग्गर नदी के बाएं किनारे पर कालीबंगा अवस्थित है, ठीक है। वहीं से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। जबकि धोलावीरा जो है एक प्ले ग्राउंड भी मिलता है, एक सिस्टमेटिक जो ड्रेनेज सिस्टम है। लोथल क्या है? एक क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट पतन था वहाँ पे। 99 क्या है कि IIT खड़गपुर के जो भूगोल वेत्ता थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण लगभग 900 बरस पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियां सूख जाने के कारण
है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। लास्ट आज का क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो महत्वपूर्ण विशेषता है कि पक्की ईंटों से बनी इमारत था, ठीक है। उसमें देखते हैं कि सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृत्व देवी की उपासना, ठीक है ना। उसके साथ साथ कुछ प्राप्त मोहरे, मन के मृदभांड, लघु कलाएं, ठीक है, ये सब के साथ सिंधु घाटी को सुशोभित करते थे और यह सारा जो है ना अभी म्यूजियम में रखा गया है। तो आज हम डिस्कस किए सेट नंबर 2। कल फिर हम सेट नंबर 3 में मिलते हैं। धन्यवाद।